हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेंद्र मनास। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम सबसे पहले जिस टॉपिक को लेंगे वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इसके काफ़ी क्वेश्चंस अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होते हैं। तो इसीलिए इसको अच्छे से और डीप में हम लोग स्टडी करेंगे सो दैट कि आपका कोई क्वेश्चन भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में रह ना जाए, कोई गलत ना हो जाए। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से और ध्यान से इसको स्टडी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है व्हाई इट स्टार्ट, कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये स्टार्ट ही क्यों हुई थी। तो देखिए, पहला रीजन जो था इसका वो था हैवी टैक्स इम्पोज्ड ऑन मर्चेंट्स। जो मर्चेंट्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। हैवी टैक्स इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स, तो उन दिनों भी फार्मर्स पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 80% जीडीपी जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी और ये लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये फार्मर्स के लिए कोई फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करती नहीं थी, लेकिन टैक्स पे टैक्स जो है इम्पोज करती जा रही थी। तो इससे भी एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट अमंग द फार्मर्स एक क्रिएट हो चुका था, जो आगे जाके एक आंदोलन का रूप जो है ले गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव करती थी ड्रेन थ्योरी में। तो देखिए, ड्रेन थ्योरी क्या चीज़ है। ड्रेन थ्योरी एक इस तरह की थ्योरी थी जिसको फॉलो करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो लोग क्या करते थे, इंडियन इकोनॉमी को डिग्रेड करते जा रहे थे और अपनी जो इकोनॉमी थी, इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी, उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे। वो पॉलिसीज ही ऐसी डिजाइन करते थे कि इंडियन इकोनॉमी डिग्रेड होती जाए और उनकी खुद की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती जाए। एक और रीजन था वेरियस रेवोल्यूशंस टेकिंग इन वेरियस कंट्रीज। तो देखिए, ढेर सारे रेवोल्यूशंस अलग अलग कंट्रीज में हो रहे थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन टेकिंग, उन दिनों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो उससे भारतीयों को ये लगा, एक इंस्पिरेशन मिली कि अगर वो लोग अपनी आज़ादी के लिए, अगर अपनी आज़ादी के लिए वो लोग लड़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है एक बीज जो है वो पड़ चुका था, जो आगे जाके एक आंदोलन का रूप ले लिया जिसने। तो देखिए, बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पहले भी एग्जिस्टेंस में थी? बिल्कुल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एग्जिस्टेंस से आने से पहले भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो एग्जिस्टेंस में थी, जैसे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी। जैसे इंडियन नेशनल यूनियन, इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम। लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसके फाउंडर थे दादा भाई नारोजी। पूना षड्यंत्र सभा, जिसके फाउंडर थे महादेव गोविंद राणा। ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन पार्टीज के अपने एजेंडास हुआ करते थे। इन पार्टीज की कोई कॉमन डिमांड नहीं होती थी। तो कोई कॉमन डिमांड ना होने के कारण ये पार्टीज जो है ये इकट्ठी होकर नहीं लड़ती थी, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन पे कोई अटेंशन भी नहीं देती थी। ये लोग डिमांड्स तो करते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी कोई डिमांड्स सुनती नहीं थी। तो देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी अनइफेक्टेड क्यों थी, उनके क्या रीजन थे। देखिए, पहला रीजन था नो मास पार्टिसिपेशन, कि ये जो पार्टीज थी इनमें कोई मास पार्टिसिपेशन नहीं था। मास पार्टिसिपेशन क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए, ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनके अपने खुद के एजेंडे होते थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी। तो जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी वो बात करती थी जमींदारों के हक की। वो जो कॉमन पीपल होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, उनको क्या परेशानियां आ रही हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, या उनके क्या अधिकार छीने जा रहे हैं, उनकी बात वो नहीं करती थी। इसीलिए वो लोग इन एसोसिएशंस में पार्टिसिपेट करते ही नहीं थे। एक और रीजन था डोमिनेट बाय रिच एंड वेल्दी क्लासेस। ये जो रीजनल पार्टीज थी ये डोमिनेटेड थी रिच और वेल्दी क्लासेस थे। देखिए, सबसे बड़ा कारण इनका अनअफेक्टेड होने का था, दे नेवर टॉक अबाउट होल इंडिया, कि ये लोग पूरे भारत की बात नहीं करते थे। ये लोग पूरे भारत में आने वाली समस्याओं की बात नहीं करते थे। और इसके बाद देखिए, 1885 में वन ऑल इंडिया पार्टी एग्जिस्टेंस में आई, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेशनल फ्रीडम में बहुत बड़ा एक रोल है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जब ये बनी तो इसके क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे उनको देखते हैं। देखिए, इनका एम था टू पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, कि लोगों को ये जागरूक करना कि उनके अधिकार क्या हैं, एज ए सिटीजन उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, ये लोगों को बताना, उनको एजुकेट करना।
टू यूनाइट पीपल टुगेदर, लोगों को इकट्ठा करना, जनता को इनमें एक एकता की भावना उत्पन्न करना, ये इनका एक आप कह सकते हैं एम था। टू प्रोपोगेट एंटी कॉलोनियल पॉलिसीज, इनका एक ये भी था कि एंटी कॉलोनियल पॉलिसीज को प्रोपोगेट करना, उनको जन जन तक पहुंचाना कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ड्रेन थ्योरी है उसको जन जन तक पहुंचाना कि किस तरह से ये आम हिंदुस्तानियों का शोषण कर रही है, ये बात जन जन तक पहुंचाना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। टू इनिशियल अ नेशनल मूवमेंट, और इनका एक एम था कि एक आंदोलन शुरू करना जिस आंदोलन के द्वारा ये लोगों को एजुकेट कर सके, पॉलिटिकली एजुकेट कर सके, ये लोगों को आप कह सकते हैं कि एक एकता के सूत्र में बांध सके, ये लोगों को ब्रिटिश की एंटी कॉलोनियल पॉलिसीज के बारे में बता सके। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। देखिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम लोगों को पता होने चाहिए, और ढेर सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से रिमेंबर करना है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फाउंड की थी, किसने की थी? एओ ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड सिविल ऑफिसर थे, और कब की थी? 1885 में। इसका पहला सेशन जो था वो कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, बम्बई में। तो देखिए असल में ये जो पहला सेशन था ये होना था पुणे में, लेकिन उन दिनों पुणे में हैजा फैला हुआ था, इसीलिए ये वेन्यू चेंज करके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में शिफ्ट किया गया। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो देखिए ये फोटोग्राफ है इंडिया का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन का 1885 में ये फोटो क्लिक किया गया था। तो ये देखिए ये मेंबर्स हैं, जो ये वो डेलीगेट्स हैं जो जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया था। देखिए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बसंत। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। तो देखिए ये एनी बसंत, सरोजनी नायडू, ये जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं इनके बारे में हम लोग आगे जाके और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। इट्स ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे इनके? ब्रिटिश प्रेसिडेंट भी रहा है एक इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो कौन था? जॉर्ज यूल। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड डफरिन। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये एस्टेब्लिश हुई थी जब भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो देखिए ये फोटोग्राफ। और आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये सेशन 1885 में हुआ था, इसके उस समय इसके पहले सेशन में कितने डेलीगेट्स ने ये सेशन अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स ने ये सेशन अटेंड किया था। और नेक्स्ट ईयर 1885 में ये संख्या कितनी हो गई थी? 468। तो देखिए एक साल में ही ये पार्टी की जो डेलीगेट्स की संख्या थी वो बढ़ गई थी, और ये पार्टी दिन दिन लोकप्रिय होती जा रही थी। और यही कारण था कि अब इस कांग्रेस पार्टी की जो आवाज़ थी वो अंग्रेज़ों के कानों तक भी पहुंचने लगी थी। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो फैक्शंस थी, एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स में कौन कौन आते थे? कौन कौन से लीडर्स जो थे वो मॉडरेट्स के फैक्शन में आते थे, मैक्शन के दल में आते थे? वो थे दादा भाई नेहरूजी, एहसन बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह। और एक्सट्रीमिस्ट्स का जो दल था उसमें कौन कौन से लीडर्स ज़्यादा प्रमुखता से उभर कर आते थे? वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। तो देखिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स यानी कि नरम दल और गरम दल, इन दोनों दलों की अपनी अपनी विचारधारा थी। मॉडरेट्स जो थे वो ये सोचते थे कि वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर सकते हैं। दे थिंक दैट दे आर नॉट इन कंडीशन टू फाइट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उनको लगता था कि हम डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जंग नहीं कर सकते हैं। दे डू कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस करते थे। दे फॉलो 3P पॉलिसी, ये लोग 3P पॉलिसी पे विश्वास करते थे, यानी कि प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो नेक्स्ट दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और मॉडरेट्स क्या चाहते थे? मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे। दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे
दे हेटेड फॉर फॉरेन लॉ, इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, ये तो डायरेक्ट नफरत करते थे विदेशी हुकूमत से। दे बिलीव इन सेल्फ सेक्रीफिकेशन, ये लोग सेल्फ सेक्रीफिकेशन में बिलीव करते थे। ये लोग चाहते थे कि हमें स्वराज मिले और उसके लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो ये लोग उसमें पीछे होने वाले नहीं थे। इनमें जो नेता बड़े प्रमुखता से आगे बढ़कर निर्णय लेते थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ड्यू टू द डिफरेंस इन आइडियोलॉजी देयर वर क्लैशेस बिटवीन द टू फैक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कांग्रेस में ये दो जो दल थे, इनकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, अपनी अपनी विचारधारा थी, और इसकी वजह से ढेर सारे क्लैशेस टाइम टू टाइम इस कांग्रेस पार्टी में आते रहते थे। तो देखिए, मॉडरेट्स ने 1885 से लेकर 1905 तक काफ़ी डोमिनेट किया कांग्रेस पार्टी में। तो इस पीरियड में इन लोगों ने क्या क्या डिमांड्स रखी, क्या क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इस दौरान इन लोगों ने क्या डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के सामने, और फिर उन डिमांड्स को मनाने के लिए कैसे प्रेयर, पैटिशन, और जैसे मैंने आपको बताया प्रोटेस्ट का जो इनका अपना मेथड था वो ये लोग यूज़ करते थे। तो देखिए क्या डिमांड्स थी इनकी। रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, ये लोग डिमांड करते थे कि जो लैंड रेवेन्यू उसको कम किया जाए। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, देखिए उन दिनों भी इंडियन ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये काफ़ी बड़ी आर्मी को जो है वो सपोर्ट करती थी। तो ये लोग कहते थे कि जो आर्मी में जो एक्सपेंडिचर ये गवर्नमेंट कर रही है उसको कम किया जाए, और वो जो पैसा बचता है वो वेलफेयर स्कीम्स पे लगाया जाए। ये लोग कहते तो थे, लेकिन गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स को बहुत कम सुनती थी। ये लोग एक और इनकी डिमांड बड़ी प्रमुखता से ये लोग रखते थे, वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में ये लोग क्या कहते थे? ये कहते थे दे डिमांड टू एक्सपैंड लेजिस्लेटिव काउंसिल and legislative assemblies in the center and province level and have more Indians in them who would be given greater power। तो ये लोग कहते थे कि सेंटर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंस लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इंडियंस को भी जो है मौका मिलना चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशंस रखी जाएं, इंडियंस को उसमें असेंबली में जाने का मौका मिले ताकि वो अपने विचार असेंबली में प्रकट कर सकें, और अगर जो कोई पॉलिसीज बनती हैं तो उन पॉलिसीज में इनको भी मौका मिले, उन पॉलिसीज को अच्छे बेहतर ढंग से बनाने के लिए इनको भी मौका मिले। तो ये कहते थे इनकी एक और डिमांड रहती थी कि क्या डिमांड रहती थी? कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक अदर ब्रिटिश कॉलोनीज। ये लोग कहते थे कि गवर्नमेंट चाहे ब्रिटिश की ही रहे, लेकिन एक आप लोग कह सकते हैं कि इनको असेंबली में इनके लिए सीटें रिजर्व रहें, और ताकि ये लोग भी कुछ बेहतर कानून भारतीय नागरिकों के लिए बना सकें उन असेंबली में जाके। तो इसीलिए ये ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे ही प्रोटेस्ट जो है और पेटिशन जो है किया करते थे। इनकी ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन जो मॉडरेट्स की रही वो क्या रही? इनकी ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन यही रही कि ये लोग इस चीज़ में सफल रहे। किस चीज़ में सफल रहे? ये लोग इंडियंस को, भारतीयों को ये बताने में ये सफल रहे कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है भारतीयों को। तो दादा भाई नौरोजी ने उन दिनों एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस बुक में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की ड्रेन थ्योरी को। तो इस तरह से मॉडरेट्स जो है वो अपना जो उनका अपनी जो उनकी आप लोग कह सकते हैं डिमांड्स थी वो गवर्नमेंट के सामने रखते थे। तो उन डिमांड्स को गवर्नमेंट बहुत कम ही मानती थी, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार गवर्नमेंट को ये जताते रहते थे कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो इनसे खुश नहीं हैं, तो इनको कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने चाहिए, सो दैट कि भारतीयों के लिए पॉलिसीज अच्छे कानून बने। तो इस तरह से हम लोग अब आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में जो है डिफरेंस इन आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से काफ़ी क्लैशेस उभर कर आने लगे, और फिर एट द एंड ऑफ डे ये जो है कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, दो दलों में डिवाइड हो जाती है। तो वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।